नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी के लंबे और सफल सार्वजनिक जीवन की यात्रा को लेकर उत्सव मनाया गया, जिसमें दुनिया के कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिलता है तो उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने विकास, बुनियादी ढांचे, वैश्विक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज की पीढ़ी 2014 से पहले और उसके बाद के भारत के बीच हुए बदलाव को महसूस कर रही है। उनके अनुसार भारत ने तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ना जारी रखा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत ने अपनी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य का परिचय पूरी दुनिया को कराया है और वैश्विक मंच पर देश की पहचान पहले से ही कहीं अधिक मजबूत हुई है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम करने और सफलतम यात्रा का एक उत्सव एनडीए ने दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर आप सब ने देखा होगा, दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावातों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके
लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गिद्दा थाना क्षेत्र के नौसड़ के पास राउंड साइड में से आ रही एक पीएससी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक में ट्रांसपोर्ट नगर नसोड़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे पीएससी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें तत्काल उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है और मृतकों की पहचान 18 वर्षीय राज निषाद और 19 वर्षीय अमित निषाद के रूप में हुई है। और घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने गोरखपुर लखनऊ मार्ग बाधित करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। और एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि दुर्घटना में घायल दोनों युवकों को अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि परिजनों की मांग के अनुसार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ने संबंधित वाहन को कब्जे से ले लिया है और मामले की जांच जारी है। सर, अभी नौसड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ, सर पूरा प्रकरण क्या था, अभी क्या स्थिति है? अभी शाम के समय यहाँ पर लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 बच्चे घायल थे जिन्हें ले जाया गया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है एहतियातन। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, ट्रैफिक पूरी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। क्या हुआ था? बच्चे 2 बच्चे बाइक से जा रहे थे। अब क्योंकि वहाँ पर मौके पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जल्दी तो बता सके एक्चुअल में क्या हुआ था। 2 बच्चे आ रहे थे जो कि ट्रक की चपेट में आ गए जिससे एक्सीडेंट हुआ। सर, अभी प्राथमिकता अभी क्या कार्रवाई? अभी जो परिजन है उनके वो तहरीर दे रहे हैं, जो तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई। सर, किसकी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी? अब वो फ्लड वाली गाड़ी थी, उससे वो एक्सीडेंट हुआ। एक पीएससी का ट्रक जो है इसी रॉन्ग साइड पे जा रहा था। इसे एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोग थे, वो वहां पर उनकी टक्कर होती है और टक्कर के बाद वो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तत्काल यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन लोगों के द्वारा इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया। समझा बुझा करके सभी लोगों को, ये जो घायल थे उनको तत्काल यहाँ पर जल्दी कोशिश करके उनको बीआरडी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। और अभी जो उनके परिवारीजन थे उन परिवारीजन को भी उनके लिए मदद के लिए तथा उनके साथ में बीआरडी रवाना किया जा चुका है। अब आगे की स्थिति में बीआरडी के लिए हमारी टीम रवाना है और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को थाना गीडा में और जो मोटरसाइकिल है वो भी थाना गीडा में पहुंचाई जाती है। कैजुअलिटी कितनी हुई है? 2 लोगों के साथ ये घटना घटी है, 2 ही लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, ये बात सच है। और
कोशिश है कि हम लोग जल्द से जल्द इस पर जो कार्रवाई है वो हम तत्काल करेंगे। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्या मांग कर रहे हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पीएससी का जो ट्रक है उनके विरुद्ध जो चालक है तथा पीएससी के जो उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इस पर पूरी तरह से जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्या पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव को भेज दिया गया है? भाई अभी मैंने आपको जैसा बताया कि अभी चूंकि गंभीर रूप से घायल हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वो घेरे बैठे थे काफी देर से, तो अभी चूंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं हो पाई है चेक, तब तक डॉक्टर डिक्लेयर न करते तब तक किसी बात को कहा नहीं जा सकता। नहीं, कोई पथराव नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए रोड अवरुद्ध था, लेकिन समझाने बुझाने के बाद परिवारजनों के सहयोग मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने इसको कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई किसी का नहीं। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद जगदीश वर्मा बसुनिया ने पार्टी के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बातों का पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। जगदीश वर्मा बसुनिया ने कहा है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं है तो क्या अन्य कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे अस्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2019 से पहले से ही वो विभिन्न बैठकों में अपनी चिंताएं और सुझाव रखते रहे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और बाकी सांसद ने आरोप लगाया है कि पार्टी में खुलकर अपनी राय रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें पदों से हटाया जाता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और एक सांसद के तौर पर भी उन्हें अपनी बात रखने की पर्याप्त अवसर नहीं मिले। और जगदीश वर्मा वसुनिया ने इन आरोपों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छोड़ दी है। और हालांकि इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो कौन बात सुना, दीदी अभिषेक वो भी घर से निकलने नहीं पाता है। अभी अभिषेक ज्यादा है, उसमें डीम फेंकता है कि कितना सारे लोग जो भी घर से निकलता है उसका घेराव करता है, पब्लिक को नारा गंदा नारा लगाते हैं। तो इसलिए कौन आवाज उठाएगा? जो हमारा जो टॉप लीडर है उसके सिक्योरिटी नहीं है तो हमको कोई सिक्योरिटी मिलेगा नहीं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है जो इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा या तमाम, जब आप लोगों की सरकार थी तब आप लोगों ने ये बात दीदी को नहीं कहा, तब आप लोगों ने नहीं सोचा कि पार्टी छोड़ देना चाहिए, हमें हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है या जनता का हित नहीं हो रहा है। हम 2019 में आवाज उठाया एवं हम बड़ा मीटिंग से बोला, लेकिन ये बात तो सुनते नहीं है। अगर कुछ भी ज्यादा बोलेगा तो उसको काट दे जाएगा, उसका पद काटेगा, उसका जो पद है उससे हटा दिया जाएगा। यही तो सब मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एकदम ही नहीं है। जो बोलता है कमाल स्ट्रीट वही करना पड़ेगा कि हम कमाल स्ट्रीट का नौकर होता है, जो बोलेगा हमारा मालिक वही हमको करना पड़ेगा। अच्छा, एमपी के रूप में आपका कोई अधिकार नहीं, कोई भी हमको अलग एमपी के रूप में कोई हमारा इंडिपेंडेंस नहीं है, कुछ बनने का नहीं, को मौका नहीं मिलता है। अभी हम जब जाते हैं कमाल स्ट्रीट में हमको साथ मिलने का भी मौका नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में कथित सिग्नेचर और फर्जीवाड़ा मामले को लेकर राजनीतिक गरमा गई है। इस मामले में सीआईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ किए जाने के बीच बसपा टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। कोलकाता में बसपा नेता लोकेट चटर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी मूल पहचान दूर हो चुकी है और उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का माती मानुष का नारा अब जनता के बीच प्रभावी नहीं रह गया है और लोगों का भरोसा पार्टी से कम हुआ है। और लोकेट चटर्जी ने कहा कि जिस मामले की जांच चल रही है उसमें
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने अभिषेक बनर्जी से जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की और बसपा नेता ने कहा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब आरोपों की जांच हो रही है और जनता सच्चाई जानना चाहती है। वही इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। नेक्स्ट हियरिंग जो है उनको फिर से क्वेश्चनिंग के लिए 14 जून को बुलाया गया है। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के अंदर जिस तरह से ये एक राजनीतिक तौर तरीके देखा जा रहा है, क्या कहना है इस विषय? अभी तृणमूल पार्टी तो है ही नहीं, बस उसका लोगो ही पड़े हुए है। माँ, माटी, मानुष तीनों ही चला गया। माँ भी उनका ममता बनर्जी का सर से हाथ उठा लिया है कि इतना माँ के ऊपर अत्याचार हुआ है। माटी भी उसका नीचे से माटी भी उस हट गया है और मानुष भी उससे निकल गए हैं, दूर चले गए हैं। तो माँ, माटी, मानुष है नहीं। तो ये लोग जितना गंदगी काम किया है उसका जांच होना चाहिए और इसमें इन लोगों को मदद करना चाहिए। ये लोग बड़ा बड़ा बात करते थे इलेक्शन के पहले और बार बार बोलते थे कि कुछ होगा तो हम फांसी काट में हम खुद को फांसी देंगे। तो कहाँ है वो आवाज़ कहाँ है, वो अहंकार कहाँ है अभिषेक बनर्जी का? अभिषेक बनर्जी को ज़रूरी मदद करना चाहिए ये जांच में और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। दिल्ली में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप इको सिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा है कि यह मंच देश की नई पीढ़ी की प्रतिभा और नवाचार क्षमता और उद्योगशीलता का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उपस्थिति में भारत नई पीढ़ी द्वारा विकसित नवाचारों और व्यावसायिक प्रस्ताव और वैश्विक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए आविष्कारों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इससे देश के युवाओं की योग्यता और रचनात्मक क्षमता को मिली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बताया और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत आज नवाचार अनुसंधान और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के युवा न केवल भारत की चुनौतियों के समाधान विकसित कर रहे हैं बल्कि दुनिया की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर नए उत्पाद और तकनीकी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे मंच भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। में भारत इनोवेट की फ्रांस की नीस में उद्घाटन होने जा रहा है। भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के लोकप्रिय राष्ट्रपति आदरणीय मैक्रोन दोनों की गरिमामय उपस्थिति में भारत की नई पीढ़ी की इनोवेशन, नई पीढ़ी की बिजनेस प्रोपोजिशन, नई पीढ़ी की विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आविष्कार को, उद्भावन को वहाँ लोकार्पित किया जाएगा, वहाँ शोकेसिंग किया जाएगा। ये भारत की यंगर जनरेशन की टैलेंट को बहुत बड़ी स्वीकृति है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में जो आज आवश्यकता है, ऐसे 13 प्रायोरिटी सेक्टर में थीम में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज़्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है। अनेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्टअप इस इवेंट के साथ जुड़े हैं। अनेक ग्लोबल कंपनियां 14 से 16 तक होने वाले इवेंट में भारत की निमंत्रण पे पहुंच रहे हैं। अनेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर फंड ये भी आने वाले हैं। अनेक इंटेलेक्चुअल लोग भी वहाँ आने वाले हैं, अनेक इंस्टीट्यूशंस आने वाले हैं। तो आने वाले 14 से 16 के अंदर अनेक MOU होगा, इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट होगा, B2B।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज किए जाने के बाद राज्य सरकार में मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान विश्वास सरंग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह हंगामा कर रही थी, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। सरंग ने दावा किया है कि नामांकन पत्र में हुई त्रुटियों के कारण फॉर्म खारिज हुआ और कांग्रेस को इसकी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अपने कानूनी सलाहकारों से पहले ही दस्तावेजों की जांच करवा लेती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव में क्रॉस वोटिंग और संभावित राजनीतिक नुकसान का आदेश था, इसलिए इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों का अलग राय व्यक्त की जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा बरपा रही है। उन्होंने स्वयं अपनी हार से बचने के लिए अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया, उन्होंने स्वयं गलत फॉर्म भरा। आज इतने बड़े बड़े वकीलों को लेकर जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हीं वकीलों को वो फॉर्म दिखा लेते तो गलत नहीं भरता। पर कांग्रेस को मालूम था कि चुनाव होगा, क्रॉस वोटिंग होगी, हमारी बेइज्जती होगी। महिला उत्पीड़न वाला जो मामला मीनाक्षी नटराजन जी पर लगा है वो। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए और एनडीए की मजबूती का दावा किया। प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि यहाँ देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल भविष्य में राहुल गांधी के साथ बने रहते या नहीं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन के भीतर चुनौतियों की ओर संकेत किया और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक और गठबंधन यानी एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है और यही विभिन्न दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और बैरवा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इंडिया गठबंधन और एनडीए की ताकत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी को अपना नेता डिक्लेयर करे सार्वजनिक रूप से, ताकि जनता में मैसेज आए मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और जो लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही वो आरोप लगा रहे उसको बचाया जा सके इस जंग में। देखिए, उनका एक सोच है, लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँ इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो क्या उनके साथ रहे क्या? आप देख ही रहे हो टीएमसी की तो क्या हालत हो रही है, बीजेपी में भी आ रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखी। 2 दिवसीय प्रवास पर आए गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता बने हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है और केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार का उल्लेख करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर विकास कार्यों को गति दे रही है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराने का दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार विकास और सुरक्षा और जन कल्याण को मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और इन उपलब्धियों को आम जनता के सामने रखना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।